हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस है उसका सेकेंड पार्ट, जिसमें आइडियल गैस, रियल गैस क्या होगा ये डिस्कस होगा। इसके अलावा जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस जैसे हमको पता है कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है विच इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT। वैसी जो रियल गैस है वो रियल इक्वेशन मतलब वान डे वॉल इक्वेशन को फॉलो करता है, जो कौन सा है P प्लस n स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT, इसको फॉलो करेगा। तो मेन हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो रियल गैस की जो वान डे वॉल इक्वेशन है इसमें ये प्रेशर करेक्शन कैसे आया, वॉल्यूम करेक्शन कैसे आया, मतलब P और V की बजाय P प्लस दिस एंड V माइनस दिस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड तो दोनों का सेम है। तो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड जो यूनिट है किसकी, वान डे वॉल कॉन्स्टेंट जो A है और ये B, इसके यूनिट्स को हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसमें इस पहले वीडियो में सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस होगी। तो आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स थे वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो भी काइनेटिक पॉस्टुलेट्स हमने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस में, वो सारे पॉस्टुलेट्स कौन फॉलो करता है, आइडियल गैस। ठीक है, चाहे वो जो एक पॉस्टुलेट है कि आपका अगर किसी गैस को हमने किसी कंटेनर में प्लेस किया है या आपके सपोज गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो ये पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि एक गैस का जो वॉल्यूम होगा वो एकदम नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। मतलब गैस का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता खुद का। ये मेन पॉस्टुलेट जो हमको इसके डेरिवेशन में काम आने वाला है। दूसरा जो मेन पॉस्टुलेट हमको काम आने वाला है वो ये है कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन नहीं होता इनके बीच, मतलब देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन दी गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करते, ना ही रिपेल करेंगे, कोई इंटरैक्शन नहीं होता गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये बोला गया था किसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस में। तो यही दो पॉस्टुलेट्स की हेल्प से ही हम लोग डिराइव करने वाले हैं क्या, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को। क्योंकि ये जो दो पॉस्टुलेट्स थे आइडियली तो करेक्ट है, लेकिन रियलिटी में ये दोनों फॉलो नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे P और V की जगह यहाँ पे P प्लस दिस एंड V माइनस NB आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वान डे वॉल इक्वेशन जो है वो था क्या, P प्लस n स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ सारे टर्म्स क्लियर है। P मीन्स आपका प्रेशर, N होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, A और ये जो B है इनको बोलते हैं वान डे वॉल कॉन्स्टेंट्स, V आपका होगा वॉल्यूम, R इज़ योर गैस कांस्टेंट, T इज़ योर टेम्परेचर। ये सारे टर्म्स क्लियर है। अब यहाँ पे आता है कि जो V है, सबसे पहले अगर हम लोग डिराइव करें वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, तो वॉल्यूम करेक्शन कैसे आएगा, देखो, इन आइडियल गैस कंडीशन इट वॉज सेड इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस that the volume of your gaseous molecule is negligible as compared to the total volume of that container in which that gas has been placed। और यू कैन से दैट कि जो आपका वॉल्यूम है गैसियस मॉलिक्यूल का, मतलब जो जगह वो घेर रहा है, जो एरिया या जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब इतना कम होगा कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बोला गया था किसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस, ऐसा वाला में। लेकिन ये थ्योरी जो पॉस्टुलेट था वो सही नहीं था, क्योंकि भले कुछ थोड़ा सा भी अगर उसका वॉल्यूम है, लेकिन इतना तो वॉल्यूम होगा कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसका रियल गैस में जहाँ पे इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बोला गया, तो उसमें हम यहाँ इसको कंसिडर करेंगे कि इसको जो वॉल्यूम है गैसियस का वो नेग्लिजिबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम हो गई। तो यहाँ पे जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में जो ये वॉल्यूम होता है वो कौन सा वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम जो फ्रीली अवेलेबल रहता है गैसियस मॉलिक्यूल के पास कंप्रेस होने के लिए। मीन्स अगर मैं बोलूँ ये जो V है, यहाँ पे ये जो V है वो क्या होगा, इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम, क्योंकि
अगर कंसिडर करें काइनेटिक थ्योरी वाले में बोला गया कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ज़ीरो ही हो गया। तो जो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो फ्रीली अवेलेबल होगा गैसियस मॉलिक्यूल के कंप्रेशन के लिए या फ्रीली मूवमेंट के लिए, ये पूरा ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस इसको बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो इसी का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम जहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स को रखा गया है जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल्स टू मूव टू कंप्रेस, दैट इज़ योर V। लेकिन अगर रियलिटी में चले कि आपका जो वॉल्यूम है गैसियस मॉलिक्यूल्स का वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल नहीं है, तो मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा या जो वॉल्यूम फ्री रहेगा मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। कुछ ना कुछ जो वॉल्यूम है वो माइनस हो जाएगा आपके पूरे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से, है ना। तो वो माइनस कौन सा वॉल्यूम होगा, तो दैट इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ योर गैसियस मॉलिक्यूल्स जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ V में से, दैट इज़ योर B। अगर पर मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम को माइनस कर दे रहा है, तो B वॉल्यूम को। तो वैसे ही मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कितना वॉल्यूम माइनस हो जाएगा आपका V माइनस NB। ये V क्या है, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, और एक मॉलिक्यूल का अगर मान लो वॉल्यूम इफेक्टिव वॉल्यूम B है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा NB। तो इतना जो मॉलिक्यूल है ये इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका गैसियस मॉलिक्यूल ने घेर लिया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब कितना वॉल्यूम बचेगा आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास फ्रीली मूव करने के लिए या कंप्रेस होने के लिए, तो ये वाला वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम बचा है ये वाला बचेगा फॉर फ्रीली मूवमेंट या कंप्रेस होने के लिए। तो इसीलिए इसी वॉल्यूम को लिखा जाता है। और कितना हुआ ये V, टोटल V माइनस NB। तो यही आएगा आपका क्या, वॉल्यूम करेक्शन। तो यहाँ वॉल्यूम करेक्शन क्या होगा, NB। अगर अब इस वॉल्यूम करेक्शन NB की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर दो मॉलिक्यूल्स, हमें क्या निकालना है, इस वॉल्यूम को निकालना है, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निकालना है जो हमने सब्ट्रैक्ट किया टोटल वॉल्यूम में से, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकालने के लिए मान लो हम दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, दो गैसियस मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, एक ये मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल को कोलाइड करना है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमने लिया जो आपस में कोलाइड किए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस मान लो क्या है R, और दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है, एक ही गैसियस मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली उनकी रेडियस, मास, साइज वगैरह सब सेम रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस कितना होगा R, ठीक है। तो हमको पता है कि मान लो अगर आपके गैसियस मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये ना ही सिर्फ वही स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा जहाँ पे ये है, आसपास ये वाला जो जगह है, जैसे ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस है उसको भी ये घेर लेता है। मतलब टोटल वॉल्यूम में से ये जो स्पेस है, जो वॉइड्स बना रहे हैं, ये स्पेस भी क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हम एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो ये कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, अगर हम बोले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर शेप का होता है आपका मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो देखो अगर ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्फीयर का वॉल्यूम पूरा ये कवर करेगा। इन दोनों के कोलिजन से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इस पूरे स्फीयर के वॉल्यूम को कवर करेगा। आसपास का वॉल्यूम भी कवर हो जाता है क्योंकि, तो इस पूरे वॉल्यूम को स्फीयर को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे इसका ये जो स्फीयर बन रहा है जिसके वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करे, अब उसका रेडियस कितना हो गया, ये r प्लस r, तो रेडियस कितना हो जाएगा उस वॉल्यूम का 2r। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम कवर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस कितना हो गया अब 2r, तो ये हो जाएगा 2r का क्यूब, 2 2 4 2 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 8 को बाहर कर देंगे और ये आ जाएगा 4/3 पाई r³। तो इतना वॉल्यूम जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अब अगर अब पर मॉलिक्यूल निकाला जाए, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम निकालें 1 मॉलिक्यूल अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा,
तो 1 मॉलिक्यूल मीन्स क्या, ये 2 मॉलिक्यूल्स का है तो 1 का क्या हो जाएगा 8/2, आधा हो जाएगा इसका, ये 2 मॉलिक्यूल्स का है तो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, जो 2 ऑक्यूपाई कर रहा है उसका हाफ, तो बाकी ये वैसे ही रहेगा 4/3 πr³। तो ये कितना हो गया 4 × 4/3 πr³। तो इतना वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमारे पास कितने, मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई, मतलब 4 × n, यह आ जाएगा 4/3 πr³। तो इतना वॉल्यूम आपका जो मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहा है, यही क्या होगा आपका B, विच इज़ इफेक्टिव वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या जो वॉल्यूम फ्रीली अवेलेबल रहेगा मॉलिक्यूल्स के फ्री मूवमेंट के लिए, वो क्या होगा, जो भी उसका कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है वो माइनस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले रहा है गैस, दैट इज n × B, और ये B की वैल्यू क्या होगी ये, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया वॉल्यूम करेक्शन। वैसे ही अगर प्रेशर करेक्शन निकाले तो प्रेशर करेक्शन, तो प्रेशर करेक्शन के लिए जो एक और पॉस्टुलेट था, पॉस्टुलेट कौन सा, कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, ये बोला गया था। लेकिन ये वाला पॉस्टुलेट भी क्या है, रॉन्ग था। इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर ये दो गैसियस मॉलिक्यूल्स इतना पास आ जाए तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, और उस इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेशर एक टर्म आता है। इस प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये मान लो आपका गैसियस मॉलिक्यूल है A, अगर ये वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो अगर हमने किसी एक ही गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, तो यहाँ पे और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो पहले क्या माना गया था कि इनके बीच में, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, बट ये वाला जो पॉस्टुलेट था वो रॉन्ग था। तो अगर मान लो अगर हम लोग आइडियली कंडीशन में जाए, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये इसमें जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो प्रेशर होगा, और जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसका पीछे से कोई भी इंटरेक्शन, मतलब जो मॉलिक्यूल इसके आसपास होंगे, ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेगी, अगर आइडियल कंडीशन से देखें तो। बट ऐसा नहीं होता। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपस में मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल के पीछे होंगे, ये ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रेशर है वो कौन सा होगा, P। लेकिन इस P के अलावा भी मॉलिक्यूल्स का भी आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एक और प्रेशर लगेगा, विच इज़ नोन एज इंटरनल प्रेशर, जो मॉलिक्यूल्स का आपस में लगता है ना। अब ये अगर इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसका जो प्रेशर है इसके में, जो वॉल्स पे वो लगा रहा है, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टोटल प्रेशर होगा जो एक्चुअल में लगता है, वो किसके बराबर होगा, एक तो ये प्रेशर P जो वॉल में लग रहा है वो, प्लस मॉलिक्यूल्स का जो आपस में प्रेशर लग रहा है, विच इज़ इंटरनल प्रेशर। तो दोनों टाइप के प्रेशर्स लगेंगे, ये P तो P ही रहेगा। अब इंटरनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो इंटरनल प्रेशर के लिए जो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा आपके मॉलिक्यूल्स का, उतना ज़्यादा इंटरनल प्रेशर होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मतलब बोल सकते हैं आप कि जो इंटरनल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अब यहाँ ध्यान दो, भले ये भी जो A मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के ही होंगे और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस कंडीशन में अभी फिलहाल ये जो मॉलिक्यूल A है ये वॉल पे एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, ठीक है, और बाकी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब दोनों का जो फंक्शन है फिलहाल क्या है, चेंज। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये दो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशंस के प्रोपोर्शनल होगा, कि A मॉलिक्यूल जो वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और जो ये मॉलिक्यूल है, मान लो इसको हम ले लेते हैं B, तो B मॉलिक्यूल जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दोनों पे निर्भर करता है क्या, इंटरनल प्रेशर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है,
कंसंट्रेशन अगर मोलैरिटी के सेंस में बोले तो कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यही होता है क्योंकि फॉर्मूला यही है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है मोलैरिटी के सेंस में तो ये क्या होगा N/V। तो अगर A मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बोले तो ये हो जाएगा N/V, और ये B मॉलिक्यूल्स चूंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स है तो N और V दोनों वैल्यूज क्या रहेगी, सेम, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इंटू N/V, मतलब ये A टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए और ये B टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका इंटरनल प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा किसके, N² अपॉन V² के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी वाला हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगता है और यही आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा AN² अपॉन V²। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका P प्लस AN² अपॉन V²। तो यही जो आपका AN² अपॉन V² है इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रेशर करेक्शन। अब ओवरऑल अगर आप इक्वेशन को नोट डाउन करें, क्या आया हमारा इक्वेशन, तो प्रेशर तो P में कितना प्रेशर ऐड हो गया AN² अपॉन V², और वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम माइनस हो गया NB, और ये N किसके इक्वल होगा nRT के बराबर। मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इजी है ये। बस क्या है कि जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स के पास फ्री मूवमेंट या कंप्रेशन के लिए रहेगा वो कितना रहेगा, गैसियस वॉल्यूम्स को माइनस कर देंगे क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ स्पेस या कवर करेगा, उस स्पेस को माइनस करने के बाद आपके पास फ्री वॉल्यूम आएगा, तो वही फ्री वॉल्यूम क्या होगा V माइनस NB। और प्रेशर में क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स आप गैसियस मॉलिक्यूल्स हम बहुत सारे लेते हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो दैट इंटरेक्शन की वजह से जो इंटरनल प्रेशर आया है वो ऐड हो जाएगा आपके ओरिजिनल या एक्सटर्नल प्रेशर से जो वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहा है, तो वो किसके बराबर हो गया आपका AN² अपॉन V² के। तो यही आपका टोटल क्या हो जाएगा वान डे वॉल इक्वेशन। अब इसका जब यूनिट हम निकालते हैं वान डे वॉल इक्वेशन का तो इसके यूनिट में एक बहुत इजीली हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं बाकी यूनिट्स की हेल्प से। कैसे, मान लो अगर हमें A का यूनिट निकालना है, हम यूनिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ A। तो A का अगर यूनिट निकालना है तो सिर्फ जो टर्म जिसमें A है मतलब ये वाले टर्म को यूज़ करो, तो ये हो जाएगा P प्लस AN² अपॉन V²। ठीक है, A को एक तरफ रखो क्योंकि आपको A की यूनिट निकालनी, और यूनिट में हम साइन वगैरह कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब प्लस माइनस वगैरह, प्लस ही रहेगा ये। तो A को एक तरफ करो, बाकी सब एक तरफ, दूसरी तरफ क्या ले लो 0। तो अगर इसको करा तो ये क्या हो जाएगा P इज इक्वल्स टू AN² अपॉन V²। हम यूनिट निकाल रहे हैं इसलिए हम साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये A एक तरफ किया तो ये क्या हो जाएगा P, ये इधर आ गया V² अपॉन क्या हो जाएगा N²। अब बस सबके यूनिट्स पुट कर दो, वो सब पुट करने के बाद जो यूनिट आएगा वो किसका यूनिट रहेगा A का। जैसे P प्रेशर का यूनिट होता है आपका ATM, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, तो ये हो जाएगा लीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और मोल्स का यूनिट क्या होता है, ये तो मोल ही होता है, MOL लिखते हैं, ये स्क्वायर। इसको ऊपर किया तो क्या हो जाएगा पर मोल स्क्वायर, ATM लीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट हो गया किसका A का। वैसे हम यूनिट निकाल सकते हैं B का, यूनिट ऑफ B। अब B जिसमें है मतलब ये सेकेंड वाला टर्म को हम कंसिडर करेंगे, इसको भी आप किसके बराबर कर दो 0 के बराबर। अब B को आपको एक साइड करना है, बाकी सब एक साइड, तो V अपॉन N। अब वॉल्यूम का यूनिट पुट कर दो लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है, और इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर। तो ये यूनिट हो गया किसका B का, और ये वाला यूनिट हो जाएगा आपके A का। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे का वीडियो हम लोग जो भी टॉपिक्स है उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।